चलिए जी आरंभ करते हैं। बंद कर दिया। नमो नमः। नमो नमः। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो मित्रों, आज हम अग्रिम धातु की तरफ अब बढ़ते हैं। अब एक अलग प्रकार की प्रक्रिया है इस धातु में जो अभी तक आपने धातुओं में नहीं देखी थी। तो अब यह कार्य आपको करना पड़ेगा धातुओं में। तो चलिए आज के पाठ का आनंद लेते हैं और अब ये जानते हैं कि यह जो है गुपु रक्षणी, ये रक्षा अर्थ वाली जो धातु है, इसके कैसे रूप बनते हैं, यहाँ पर लट लकार में क्या बदलाव है, बाकी अन्य लकारों में क्या बदलाव है वो हम देखेंगे। लेकिन आज हम लट लकार को पढ़ेंगे और लिट लकार को थोड़ा सा पढ़ेंगे। आज के पाठ को जानने के बाद आपको यह जो अनेकाच धातुएं हैं उनके चलाने की, उनके रूप चलाने की प्रक्रिया आपको आ जाएगी। ठीक है, तो हम अब बढ़ते हैं आगे। चलिए तो फिर अब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं गुपु रक्षणे। गुपु में जो उकार है वह दीर्घ है, अतः ये धातु कैसी है, उदित। हम इसे कहेंगे कि यह धातु उदित है क्योंकि इसका जो दीर्घ इकार है वो इत संज्ञक हो गया। तो ठीक है, ये जो भी धातु उदित होती हैं या जो धातुएं इत हैं या फिर जो आदरी टुडवा से जिनके ई टूडू की संज्ञा हुई है, या फिर जिन धातुओं के अकार का लोप है, जिन धातुओं में ह्रस्व इकार का लोप है, उनके आपको विविध फल दिखाई देंगे। जैसे आप ध्यान करिए, जो धातु इदित होती थी तो वहां पर इदितो नुम धातु से हम नुम कर दिया करते थे। ऐसे उदित का भी फल आगे बताया जाएगा, आप लोग बिल्कुल चिंता नहीं करें, वो आगे आएगा ही जल्दी, वहां पर बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है यहाँ की प्रक्रिया में, तो यहाँ सूत्र दिया सबसे पहले, गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य आय। इस सूत्र से क्या होता है, आय प्रत्यय होता है। लेकिन किनसे होगा, तो वृत्ति में दिया इसके कि एभ्य आय प्रत्यय स्यात् स्वार्थे। एभ्य इत्युक्ते गुपु धूप विच्छी पणि पनिभ्य सूत्रस्थ धातुभ्य। ये जो सूत्रस्थ धातुएं हैं इनसे यह कार्य होता है। क्या कार्य होता है कि एक आय नाम का प्रत्यय हो जाता है। अभी तक तो आप क्या देख रहे थे, अभी तक जो आप तिङन्त प्रक्रिया पढ़ रहे थे उसमें आप जो धातु रहता था उस धातु से आप तिवादी प्रत्ययों को डायरेक्ट कर लिया करते थे अभी तक। जैसे कोई धातु रही, जैसे अत धातु रही, उसे तिप ले आए, या फिर आपकी नद अव्यक्त शब्द धातु रही तो नद का नद बच्चा, तो उसको जो है आप तिवादी प्रत्यय ले आए। लेकिन अब क्या होगा, तिवादी प्रत्यय लाने से पहले एक और प्रत्यय एक्स्ट्रा आ जाएगा। पहले उस प्रत्यय के लगने के बाद तब कहीं तिवादी प्रत्यय आएंगे। तो वो प्रत्यय है आपका आय नाम का प्रत्यय। मनीष जी ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी। वो प्रत्यय है आपका आय नाम का प्रत्यय। ये आय प्रत्यय मित्रों अदंत है आपका, ठीक है जी। ये होता किन किन से है, ये सब जगह नहीं होता, क्योंकि अभी तक तो आपने देखा इतनी धातुएं पढ़ी, ये आय से पाला ही नहीं पड़ा। उसके लिए सेलेक्टेड धातुएं हैं जो इस सूत्र में इनका संकलन किया गया है। जैसे गुपु, एक धूप नाम की धातु आएगी, एक विच्छ, एक पणि, एक पनी, ये दो धातुएं भी आएंगी। इनसे यह प्रत्यय होता है, जिसमें से आप गुपु धातु तो यहाँ पढ़ लोगे, अन्य धातुएं तो लघु सिद्धांत कौमुदी में शायद ये नहीं आई हैं,
सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत ये सब की सब धातुएं हैं। तो अब क्या होगा कि हम गुप धातु से चलिए आय प्रत्यय कर देंगे। सबसे पहले आय प्रत्यय होगा किस अर्थ में, तो देखिए हमने आय प्रत्यय किया है ना, गुप और आय, गुपू का उकार चला जाएगा तो गुप आय ऐसी स्थिति रहेगी। आय प्रत्यय होगा किस अर्थ में, तो यहां पर दिया है स्वार्थे। स्वार्थे का मतलब क्या होता है मित्रों, मैं जब बचपन में सूत्र को पढ़ता था, ऐसे स्वार्थे वार्थे आते थे ये, तो मैं इनके अर्थ को ढंग से नहीं समझ पाता था। मैं समझता था कि स्वार्थे मतलब स्व, मतलब अपने ही अर्थ में प्रत्यय हो जाएगा, ऐसा समझा करता था, जो कि गलत था इसका ऐसा समझ। प्रकृति के अर्थ में। हाँ हाँ, तो ये कैसे निकलेगा इसको थोड़ा समझ लेते हैं मित्रों। कि देखिए एक नियम है जो टीकाकारों ने लिखा है कि अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वार्थे, स्वार्थे भवन्ति। कि जिन प्रत्ययों का अर्थ निर्दिष्ट नहीं होता है ऐसे प्रत्यय स्वार्थ में हो जाते हैं। येषां प्रत्ययानाम अर्थ निर्देशः नास्ति ते प्रत्ययाः स्वार्थे भवन्ति। स्वार्थे इत्युक्ते प्रकृत्यर्थे भवन्ति। यथा पश्यतु तिप्तझि इत्यादि प्रत्ययाः पाणिनिना उक्ताः। एतेषां प्रत्ययानाम अर्थ निर्देशः पाणिनिना कृतः। यत् वर्तमान काले कर्तरि विवक्षायाम कर्तुः अर्थे, कर्तर्थ्यर्थे एव तिप् भवति, तत्र द्विवचन विवक्षायाम तस् भवति। बहुवचन की विवक्षा हो तो झी हो जाता है कर्तार्थ की विवक्षा होने पर। तो जितने भी प्रत्यय कहे पाणिनि जी ने, वहां पर आपने देखा कि उनका अर्थ बताया, क्योंकि पाणिनि जी के यहाँ पर जो ये प्रकृति प्रत्यय का भेद है, वहां प्रकृति का भी अर्थ बताते हैं। जैसे यहाँ पर बता दिया गुपु रक्षणे, ये रक्षण अर्थ बता दिया है। धातु यहाँ पर धातु जो भी रहेगी वो प्रकृति के रूप में स्थित रहेगी। भू धातु भू सत्तायाम प्रकृति का अर्थ बता दिया, और प्रत्ययों का अर्थ बता दिया कि ती प्रत्यय कर्ता अर्थ में होगा, वर्तमान काल से आएगा तो कर्तादि अर्थ उनके बताए, कर्ता है, कर्म है, भाव है, इत्यादियों के अर्थ बताए। अब यहां पर सीधा प्रत्यय विधान कर दिए पाणिनि जी कि गुपु धुपु बिची पणि पणिभ्या आया। कोई अर्थ नहीं बताए कि तुम किस अर्थ में होगे। ठीक है, तो ये अनिर्दिष्टार्थ प्रत्यय है। अस्य अर्थ निर्देशः नास्ति, इसका अर्थ निर्देश नहीं किया गया है, इसलिए यह प्रत्यय स्वार्थ में हो जाएगा। तो स्वार्थ मतलब स्वम प्रकृति है, और तस्मिन अर्थ, स्वम अर्थात प्रकृति, उसके अर्थ में ये जो है होगा। अतः यहां पर क्या है, गुपु का अर्थ है रक्षणे, तो आय का भी अर्थ रक्षणे होगा, उससे अतिरिक्त नहीं होगा। ठीक है, उसका भी अर्थ क्या है, रक्षण अर्थ है, कोई अलग से अर्थ नहीं है। ठीक है, तो पाणिनि जी ने कोई मेहनत नहीं की उसका अर्थ बताने में। इसका मतलब पाणिनि जी पूरी तरीके से सर्टिफाई हैं कि वो प्रकृति के ही अर्थ को कहेगा। यदि कोई अलग से मेहनत करते, कोई अलग से सूत्र बनाते पाणिनि जी, अब हम समझते कि नहीं यह प्रत्यय अब इस अर्थ में हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए, एक ऐसा प्रत्यय है जो किसी अर्थ में नहीं विधान किया गया, अतः ये प्रकृति के अर्थ में माना जाएगा, अर्थात स्वार्थ में माना जाएगा। तो जो अर्थ गुप का है वही अर्थ गोपाय का होगा, मतलब आय प्रत्यय विशिष्ट का भी वही अर्थ होगा। मनीष जी बात आई ना समझ में? चलिए अब हम आगे की प्रक्रिया को करते हैं। अब जब गुप आय ऐसी स्थिति हो गई, आय प्रत्यय हमने कर लिया, अब आय प्रत्यय करने से यह हुआ, देखिए आपकी गुपू जो धातु थी, यह धातु, इसकी तो यह जो अंश है गुप, इसकी तो भूवादयो धातवः इस सूत्र के कारण धातु संज्ञा है, क्योंकि ये भुआदि गणों में आया है ना, गण पठित भी है और क्रियावाचक भी है, अतः भूवादयो धातव से इसकी क्या है, धातु संज्ञा। लेकिन मित्रों आपका गुप ही ना केवल भुआदि गण में आया है,
अब जब आप गुप के उकार को, यहाँ पर क्या होता है, पुगंत लघु पदस्य च से गुण हो जाता है उकार, क्योंकि सूत्र क्या कहता है, पुगंत लघु पद अंगावयव जो है कि उसको गुण होता है, सार्वधातुक प्रत्यय परे हो या आर्धातुक प्रत्यय परे हो। आय प्रत्यय आर्धातुक है, अतः गुप गुप को गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा तो ये बन जाएगा गोप, और आप उसे मिला देंगे तो बन जाएगा गोपाय। तो अब आपका जो गोपाय है, इसकी भूवादेव धातवा से धातु संज्ञा संभव नहीं है, क्योंकि भूआदि गण में कहीं गोपाय नाम की कोई धातु पढ़ी नहीं गई है, वहां तो गुपु नाम की धातु पढ़ी गई है। लेकिन अब इसकी धातु करना आवश्यक है, धातु संज्ञा करना आवश्यक है, लेकिन वह जो है भूवादेव धातवा के कारण नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो गण में पठित नहीं है। अनिर्दिष्टार्थ हाँ हाँ, स्वार्थस्य, हाँ, अनिर्दिष्टार्था प्रत्याह स्वार्थे भवन्ति, स्वम है ना, अर्थात प्रकृति, तस्मिन् अर्थे स्वार्थ, ऐसे समझ लेना चाहिए। टीकाओं में लिखा है, आज मैं आपको विविध टीकाओं के दर्शन भी कराऊंगा। एक थोड़ा प्रसंग ऐसा आज के पाठ में आ पड़ा है, तो आपको आनंद आएगा उसको थोड़ा देख करके उस प्रसंग। तो अब ये गोपाय बन गया, ये आपका कहीं भुआदी गण में तो ऐसा पढ़ा नहीं गया, वहां तो भू सत्तायाम ईद वृद्ध इस प्रकार से धातुएं पढ़ी गई हैं। तो अब क्या है, गोपाय की धातु संज्ञा करना आवश्यक है, अर्थात आय प्रत्यय विशिष्ट जो गुप है उसकी धातु संज्ञा करना आवश्यक है। इसलिए सूत्र बना रहे हैं पाणिनि जी, सनाद्यंता धातवः। आप धातु संज्ञा करने वाला दूसरा सूत्र पढ़ रहे हो, सबसे पहला सूत्र पढ़े थे असंधि में भूवादेव धातवः, और दूसरा सूत्र पढ़ रहे हो सनाद्यंता धातवः। ठीक है, ये सूत्र क्या करता है, ये सूत्र कैसे करता है गोपाय की धातु संज्ञा, आइए इसके अर्थ को समझते हैं। सूत्र का अर्थ यह लिखा वृत्तिकारों ने कि सनादयः, हाँ बिल्कुल, सनादयः कमेर्निगन्ताः प्रत्ययाः अन्ते येषां ते धातु संज्ञकाः, ये सूत्र का अर्थ है। ठीक है, आपने सुना। तो सबसे पहले हम इसको खंड खंड करके समझेंगे सूत्र के अर्थ को। जैसे सनादयाः कर्मे वो कमेर्निगन्ताः, सनादि से लेकर के, देखो सूत्र का अर्थ क्या बन रहा है वो थोड़ा देखिए कि सनादयः, सनादि से लेकर के, कमेर्निगन्ताः, कमेर्निंग इस सूत्र पर्यंत, प्रत्ययाः जो प्रत्यय कहे गए हैं वो अन्ते येषाम, वो जिनके अंत में आ जाए, ते धातु संज्ञकाः, वो धातु संज्ञक हो जाता। आइए हम समझते हैं कि ये सनादयः कमेर्निगन्ताः ये क्या है प्रत्यय। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टाध्यायी के अनुसार इस वृत्ति को लिखा गया है सनादयाः कमेर्निगन्ताः प्रत्ययाः। आपका जो सनाद्यंता धातवा सूत्र है आप देख रहे होगे 3:1:32 है ना, इसका है। तो ये सूत्र क्या कह रहा है, सनादि से लेकर के कमेर्निगंत तक जो प्रत्यय है, तदंत जो शब्द होंगे उनकी धातु संज्ञा करेगा। तो ये सनादि कहां से लिया जाए, तो ध्यान रखना, एक सूत्र है उसी तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय के पहले पाद का 5वां सूत्र, गुप्तिज किद्भ्य सन, अष्टाध्यायी के अनुसार यहाँ पर ये वर्णन किया जा रहा है, ध्यान रखना, गुप्तिज किद्भ्य सन, सूत्र से लेकर के अब एक आगे सूत्र आएगा 3:1:30 पर, कमेर्निंग, ये जो यहां तक, तो ये बीच में कितने सूत्र हो गए, 25 सूत्र हो गए, है ना जी। इन 25 सूत्रों के बीच में कुछ प्रत्यय कहे गए हैं, उन्हीं प्रत्ययों को कहा जाता है सनाद्यंता, कि वो सनाद्यंत प्रत्यय है। अब वो है कितने वो सनाद्यंत प्रत्यय जो कि इन 25 सूत्रों के बीच में कहे गए हैं, उनमें सबसे पहला है सन। मैंने यहाँ पर एक कारिका लिखती है जो कि प्राचीन वैयाकरणों ने संकलन किया है, उसको मैं यहाँ पर यथावत लिख दिया हूं कि सन क्यच काम्यच क्यश वो क्यंग क्यशो
अथाचार क्विब णिज यंगस तथा यग आय इयंग चेती द्वादशामी सनादय। ये 12 प्रत्यय हैं जिनको हम कहेंगे कि सनाद्यंता धातुवा करके वो सनाद्यंता के जो अंतर्गत आएंगे वो ये हैं वो प्रत्यय। और ये प्रत्यय जिसके अंत में लग जाएंगे ऐसे शब्दों की भी धातु संज्ञा हो जाएगी। ठीक है जी। जैसे सन विधायक, तो आप यहाँ पर सूत्र देख ही रहे हो, गुप्तिज के सन। तो सबसे पहले सन में यही है, ये 12 हैं, गिन लेना। सन, क्यच, काम्यच, 1 2 3 4 के अंक तक है ना, और क्यश। और अगला है क्विप। तो क्विप 2 तरीके के हैं। क्विप प्रत्यय एक तो कृदंत का भी क्विप है, तो उसके लिए नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आचार क्विप। तो आचार क्विप कहाँ मिलेगा आपको? नाम धातु में। तो ये इसलिए आचार शब्द लगा दिया है ना। और ऋणिज, ऋणिज का मतलब आप अभी ऋणिज प्रकरण पढ़ोगे, ऋणिज है ये वस्तुतः, वो संधि के कारण जकार हो गया है, तो ऋणिज। और यंग, यंग भी आप एक आगे यंगंत प्रकरण पढ़ोगे, तो उन सब की धातु संज्ञा किससे होगी? सनाद्यंता धातु से। और यक, और आपका जो यहाँ के लिए इसमें आया है आय, ये रहा आय। और इयंग और ऋणिंग, और ऋणिंग पर्यंत ये 12 हो जाते हैं। और आय आपका ये आ गया इसमें, ठीक है। और तद विधायक सूत्र भी यहाँ पर लिखा ही हुआ है, गुपु धुपु विक्षि पणि पणिभ्या आया। तो अब क्या होगा कि आय प्रत्यय जिससे किया गया होगा ऐसा शब्द भी पूरा का पूरा धातु संज्ञक हो जाएगा। इसलिए क्या है, आपका जो गोपाय है अब वो धातु संज्ञक हो जाएगा सनाद्यंता धातुवा के कारण। का जी धातु संज्ञा कर क्यों रहे हो? अरे क्या बताएं, धातु संज्ञा इसलिए करनी पड़ रही है कि धातुत्वाद, आगे देखो क्या लिख रहे हैं मूल में, धातुत्वाद लडादय। क्योंकि जी जब धातु संज्ञा होती है ना, तभी हम वर्तमान लट से लट कर सकते हैं, परोक्ष लिट से लिट कर सकते हैं, अनंतन लुट से लुट कर सकते हैं। मतलब ये जो 10 लकार हैं वो तभी ला सकते हैं, धातु संज्ञा होना उसके लिए आवश्यक है। इसलिए वृत्ति में लिखा हुआ है उसके वर्तमान लट के, वर्तमान कालिक क्रिया वृत्ति धातु हो, लट से धातु शब्द आया है। अतः हमने ये धातु संज्ञा की। आप इस प्रसंग को पूरा समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हमने अब क्या कर लिया, धातु संज्ञा कर ली, और धातु संज्ञा का फल आपको पता ही है, लट इत्यादि आना। तो जी लट आएगा, और लट का बचेगा, मैं यहाँ थोड़ा लिखना छूट गया है, यहाँ पर लट का बचेगा ल, और लट के स्थान पर हो जाता है तिप, है ये सब प्रक्रिया पता ही है। तिप का बचता है ती, तो स्थिति बन जाएगी गोपायती। मतलब आपकी गोपाय धातु बन गई। कहने का मतलब क्या है, अब आपकी गुपु धातु नहीं है, अब आपकी गोपाय धातु है, ठीक है। और ये आय प्रत्यय हर एक जगह हो जाएगा इन धातुओं से। ये आय प्रत्यय विधायक सूत्र ये नहीं कह रहा है कि मैं लट लकार में होऊंगा, लिट लकार में, सब जगह के लिए उसने कह दिया कुछ, मतलब ऐसा विशिष्ट नहीं कहा उसने कि मैं अमुक उसमें हुए, तो सब जगह होगा भाई। तो आप इसे गोपाय धातु समझिएगा। अब गोपाय से क्या करिए, लट तिप सप जो प्रक्रिया है सप भी करना है, ठीक है। और सबके आकार का मुझे यहाँ पर सप लिखना भूल गया है, अब यहाँ आप सप और ऐड कर लीजिए। गोपाय और ती के बीच में सबका बचेगा अ। आप इस प्रक्रिया को जानते हैं, अतः वो हमने छोड़ दिया है, आप उसे कर लेंगे ये समझ के। तो गोपाय अति, और आकार का, सबके आकार का इसके साथ, गोपाय के आकार के साथ अतो गुणे से पर रूप करके आप क्या रूप बना लोगे, गोपायति, ठीक है ना जी। तो आप गोपायति रूप इस प्रकार से बना लेंगे। और आगे क्या है, आगे है तस अंति वगैरह, इन सबको जोड़ लीजिए, तिप्तजी से तस्ता वगैरह को। तो गोपायति, गोपायतः, गोपायन्ति, गोपायसी, गोपायथा, गोपायथ, गोपायामी। यहाँ पर अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ कर लेना, ठीक है।
तो गोपायामी, गोपायावह, गोपायामह, इस तरीके का यहाँ पर ये सभी के सभी लट लकार के रूप बन जाए। तो गुपु रक्षण के रूप कैसे लट लकार में बनते हैं आप सभी ने आज ये जाना। अब आइए आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात स्मरण दिला दें कि आपका जो लिट लकार है, लिट लकार की एक सूत्र था जो आपने भू धातु में पढ़ा था, लिटच, के लिडादिस तिगों की आर्धातुक संज्ञा कर दिया करता था। अर्थात यह जो है लिट के स्थान पर होने वाले जो तिवादी है या फिर कहें कि तिप के स्थान पर जो ढलादी हो जाते हैं, वो सबके सब प्रत्यय आर्धातुक संज्ञा। तो कहने का मतलब है पूरा का पूरा जो लिट लकार है वो आर्धातुक संज्ञा है। आर्धातुक संज्ञा होने के कारण आपने अभी जो आय प्रत्यय पढ़ा है, अब वो जो आय प्रत्यय यदि आर्धातुक संज्ञा हो जाएगी तो वो विकल्प से होगा। राधे राधे। अतः यहाँ पर अब क्या करिए कि अब आर्धातुक आप लकार ला रहे हो, लिट लकार, तो क्या करिए कि आपके आय आदि जो ये प्रत्यय हैं, ये आर्धातुक की विवक्षा में विकल्प से हो जाते हैं। आय आदि कौन से? एक तो यह आय जो स्वयं आपने पढ़ा है, ठीक है, और भी आदि से, आदि की और आपको व्याख्या करके बता दी जाएगी, हमने उसको यहाँ पर लिखा ही नहीं, ठीक है। तो आय आदय, आदि से देखना पड़ेगा क्या है, आपको देख के बताएंगे। आय आदि जो है वो आर्धातुके वा, आर्धातुके का मतलब होता है कि आर्धातुक की विवक्षा में, इसलिए यहाँ पर वृत्ति में लिखा है आर्धातुक विवक्षायाम आयादयो हो वास्यु, विकल्प से हो जाएंगे। तो एक बार हमें क्या करना है, आय प्रत्यय करना है। आय प्रत्यय करना है तो एक बार तो हमारी गोपाय धातु रहेगी, उससे हम लिट और लिट के स्थान पर होने वाले ते वर्णल इत्यादि सब कुछ लाके प्रक्रिया करेंगे टोटल। एक बार हम आय आदि प्रत्ययों को नहीं करेंगे तो जो आपकी गुप धातु है इससे डायरेक्ट लिट आएगा और प्रक्रिया हो जाएगी। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले आय आदि एक पक्ष में करने हैं लिट लकार में, है ना, जैसे यहाँ पर आय प्रत्यय है, हम उस आय को एक बार करेंगे और जो है दूसरे पक्ष में हम आय को नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम वह पक्ष चलाते हैं जिसमें आय प्रत्यय हुआ है आर्धातुकों में। अब हम क्या कर रहे हैं, लिट लकार के रूपों में पहुंच रहे हैं। हमने क्या किया अब कि गुप धातु से लिट लकार लाने से पहले ही क्या कर लो, पहले आय प्रत्यय कर लो। आय प्रत्यय कर लो तो गुप आय, अभी जो आपने गोपायती में प्रक्रिया की वही करनी। गुप आय उगंत लघुपदस्य से गुण कर लीजिए, गोप आय, और आप इसे मिला दीजिए, गोपाय बन जाएगा। गोपाय आपका बन गया। गोपाय की भूवादेव धातव से धातु संज्ञा संभव नहीं है, अतः सनाद्यंता धातव से आपने धातु संज्ञा की। धातु संज्ञा की तो गोपाय की धातु संज्ञा हो गई। धातु संज्ञा होने के कारण धातु संज्ञा का जो फल है लट लिट इत्यादि जो 10 लकार हैं वो आ जाते हैं। आपको यहाँ पर भूतानतन परोक्षार्थ की विवक्षा है, एक वचन की विवक्षा है, अतः आप लिट लकार ले आए हैं। अभी तो आप लिट लकार ले आइए, एक वचन की विवक्षा होने पर आगे प्रत्यय आए। लिट लकार लाने पर अब प्रक्रिया समझे, तो लिट आ गया तो गोपाय लिट, यह स्थिति हुई। अब ऐसी स्थिति होने पर एक कुछ कार्य विधान किया जा रहा है मित्रों, और वो कार्य क्या है, एक सूत्र यहां पर दिया हुआ है, तो एक वार्तिक यहां पर दिया हुआ है, कास्यनेकाचाम वक्तव्य। ठीक है, वार्तिक क्या है, कास्यनेकाचाम वक्तव्य। इसकी वृत्ति में अर्थ नहीं दिया, मतलब इस वार्तिक का कोई अर्थ नहीं लिखे, क्योंकि अर्थ सरल ही था इसकी, लेकिन हमने यहाँ पर सुविधा के लिए अर्थ को जोड़ दिया है। आय इयंग त्रयः आयादयः। अच्छा, उमाकांत जी लिख रहे हैं 3 है, चलो ठीक है देख लेंगे। हम भी सोच रहे थे कि 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं सूत्र क्रम को भी
हम सोच रहे थे वैसा ना हो, सूत्र क्रम से लिया जाए, आदि से कहाँ से ग्रहण करें, है उसको भी थोड़ा सोच रहे थे। चलो देख लेंगे व्याख्या में, आपने कहा, आपने देख के कहा होगा अवश्य ही कहीं से, तो हम उससे भी विचार कर लेंगे क्या है। तो आयादय, ठीक है, वेरी गुड, आपका प्रयास स्तुत्य है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे समझिए। तो कास्य ने का चाम वक्तव्य, यहाँ पर एक कुछ बात बताना चाह रहे हैं, उसको ध्यान से सुने। यह वार्तिक का अर्थ हमने गीता प्रेस की सहायता से, जो पुस्तक में वहां के टिप्पण में लिखा है, वो अर्थ लिख दिया यहाँ पर कि कास धातु हो और अनेकाच धातोश्चाम स्यात्, बाल मनोरमायाम अस्ति, वेरी गुड। तो कास धातु हो अनेकाच धातोश्चाम स्यात्, कास धातु से और अनेकाच धातु से आम हो जाता है। देखो अब क्या किया जा रहा है, आपने गोपाय एक प्रत्यय कर लिया, गुप धातु से आय एक प्रत्यय कर लिया, जो कि स्वार्थ में कर लिया, ठीक है, अर्थात वो गुप धातु की अर्थ में हो गया। अब क्या है, यहां पर एक आम और किया जा रहा है, आम नाम का प्रत्यय, ध्यान देंगे। अब यहां पर आम किया जा रहा है, आम होता किससे है और कहां होता है, उसके लिए आपको कासरे का चाम वक्तव्य, इसको समझना होगा। तो सबसे पहला कास धातु, कास धातु से हो जाता है आम, ठीक है, पहली बात, कास धातु से हमें आम करना है, और अनेकाच धातु से आम करना है। आपकी गोपाय धातु इन दोनों में से किस कैटेगरी में आएगी, अनेकाच धातु, क्योंकि आपकी जो ये गोपाय धातु बनी है, ये सनाद्यंता धातु करके धातु संज्ञा है, और यह अनेकाच है, अर्थात गो में ओ एक अच, पा में आ एक और अच, यकार में अकार, तीन अच हो गए ना, अनेकाच। बस अनेकाच होने से क्या है कि आम प्रत्यय आ जाएगा, ठीक है ना, यहां तक स्थिति क्लियर है, यहां तक स्थिति क्लियर है। तो आपका क्या बन जाएगा, गोपाय आम लिट, लिट, ये अगली स्थिति में पहुंच जाएंगे आप, गोपाय आम लिट। अब हम यहाँ पर कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं मित्रों। कुछ यहाँ पर पुस्तकों में कई तरीके का पाठ कास्य ने का चाम वक्तव्य पर देखा गया, ठीक है। जैसे जैसे किसी पुस्तकों में क्या है, ध्यान दीजिए, अब हम थोड़ा पुस्तकों के संपादन की समीक्षा कर रहे हैं। हम आपसे बार बार कहते हैं हम केवल लघु कौमुदी नहीं पढ़ा रहे, हम लघु सिद्धांत कौमुदी का एक संपादन कार्य भी साथ ही साथ कर रहे हैं। तो मनीष जी, कई जगह क्या दिया, उमाकांत जी आप सभी लोग सुने हैं कि किन्हीं पुस्तकों में तो कास्य ने का आम वक्तव्य के बाद लिट्टी दे दिया है, यही ऐसा करना भी सही है। तो इसका अर्थ सीधा सीधा ये हो जाएगा, कास और अनेकाच धातुओं से आम आम कहना चाहिए, लिट्टी लिट के परे रहते। तो किन्हीं पुस्तकों में तो यहां लिट्टी दे दिया है, जैसे भैमी व्याख्याकार ने दिया है, ठीक है। अच्छा, और ज्यादातर पुस्तक वालों ने क्या कर रखा है, जैसे हम गीता प्रेस वगैरह इन सब की बात कर लें, उन्होंने ये वाला अर्थ तो कहीं भी खैर नहीं दिया है, तो हमने बताया टिप्पण से जुड़ा, वहां पर केवल लिट्टी दे रखा है बस, और लिट्टी के बाद कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाया है। बहुत सारी पुस्तकों में हमने यहाँ पर एक फुल स्टॉप जोड़ दिया है, और लिट्टी और आस कासोराम विधान आम ज्ञापका मत्स्य नेत्रों, इतनी बात को कह दिया है, ठीक है। अब हमें दो तरीके का ये पाठ मिल गया, कहीं कहीं मतलब दो तरीके का समझे ना, एक तो यहाँ पर वार्तिक के साथ लिट्टी पढ़ दिया, एक वृत्ति में बस एक लिट्टी पढ़ दिया। और मैंने बताया कि किसी पुस्तक में एक कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं है लिट्टी के बाद, और किसी किसी में तो ये लिट्टी ही नहीं था। एक मैंने पुस्तक देखी, एक महेश कुशवाहा नाम के विद्वान व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का ये किया है, तो उसमें तो लिट्टी ही नहीं था, उसमें तो कासने का चाम वक्तव्य और अगला ही था ये केवल। हमें ऐसे बहुत विविध प्रकार के पाठ मिले। हमने जो इसमें से आश्रय किया वो हमने यह किया कि देखो, यह कासने का चाम वक्तव्य में आप वार्तिक के साथ लिट्टी मत पढ़ो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का वार्तिक लिट्टी सहित पढ़ा गया है। इसलिए क्या करो, वृत्ति, इसको वृत्ति में लिट्टी पढ़ो,
और वहां फुल स्टॉप लगा लो, जिससे कि उसका संबंध आसकास आसकासुराम अनेक विधान ज्ञापकात् मत्स्य नित्यम इसके साथ ना हो जाए। क्योंकि लिट्टी कहने से क्या होगा कि अब देखो यह आशय लग रहा है हमें वरदराजाचार्य जी के ग्रंथ का कि उन्होंने ये दे दिया कि काश्यने का चाम वक्तव्य, ठीक है, मूल में उसका अर्थ दिया वार्तिक का सिर्फ लिटी, अर्थात ये लिट के परे रहते ये काम, तो बात खत्म। ऐसा ही है वस्तुतः, हमें करना भी यही है, ठीक है ना। तो वो जो विविध पाठ हैं, मैं एक बार आपको इनके दर्शन करा देता हूं उन पाठों के, आपको भी तो ज्ञात हो जाए कि क्या कितने कितने तरीके की लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या क्या पाठ हैं, उसकी जानकारी आवश्यक है आप सभी लोगों को भी। तो आइए स्क्रीन रोटेट किया, अब यहां खोलते हैं। अब इसमें से हम, अभी आप स्क्रीन को ऐसे ही करे रहेंगे, हम इसे कर रहे हैं स्क्रीन को सही, ये रोटेट का ऑप्शन मान क्यों नहीं रहा है, चलो शायद पुस्तक खोलने से मान जाएगा। जैसे एक ये लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसका हम अक्सर आपसे चर्चा करते हैं। यहाँ पर तो देखो यही पाठ दिया है कि काश्य, आप यहाँ देख पा रहे होगे, काश्यने का चाम वक्तव्य। आम वक्तव्य, और लिटी के बाद कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं है, आसकासोराम विधान ज्ञापका उसी के साथ जोड़ दिया है, जो कि तो सरासर गलत है, ऐसा देना संभव नहीं है सही से, है वो मतलब उसका अर्थ कुछ और बदल जाएगा, ऐसा वरदराजाचार्य जी का आशय नहीं रहा होगा, हमारा ये कहना है। चलो, एक तो ये पाठ आपको था, और ये पुराना संस्करण है खेमराज श्री कृष्णदास का, जो ज्वाला प्रसाद मिश्र नाम के विद्वान रहे हैं ना, आपने देखा होगा, उन्होंने रामायण पर भी टीका लिखी है, तो उन्हीं विद्वान ने ये टीका लिखी थी। यहाँ पर क्या पाठ है, तो यहाँ पाठ देखिए, यहाँ पर सही पाठ है ये, देखो काश्यनेकाच आम वक्तव्य, ये वार्तिक हो गया, और लिटी के बाद एक फुल स्टॉप दे दिया है, लिटी मतलब लिट के परे रहते, सही है ना एकदम, और उस बात को अलग दिखा है एकदम, इन्होंने सही तरीके से कार्य किया है। तो ये तो हमने ये हमारे में तो ये ऐसा ही, हमने भी इसी तरीके का किया है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो एक तो इस तरीके का है ये भी आपने देख लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये वाली लघु सिद्धांत कौमुदी है, इसमें ललिता व्याख्या है ये, इसमें कोई मतलब इसमें पाठ अच्छा दिया है जैसा कि हम बता रहे हैं, और कोई खास बात नहीं है। जैसे इन्होंने क्या दिया है, इनका समझ लीजिए, इन्होंने वार्तिक के ही साथ जो है काश्यनेका चाम वक्तव्यो लिटी, वार्तिक के साथ ही जोड़ दिया है लिटी शब्द को, वृत्ति में नहीं कहीं उसको रखा है, आप देख रहे हैं ना, वक्तव्यो लिटी ऐसा कर दिया है। और इसी प्रकार का पाठ धर्मी व्याख्याकार ने भी दिया है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के एक टीकाकार है उन्होंने, हम उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास तो मैंने आपसे बताया है कि बहुत सारी टीकाएं उपलब्ध हैं, अक्सर मैं 10 से अधिक टीकाओं का, 10 से 15 के बीच टीकाएं हैं अपने पास, उनका जिक्र किया करता हूं आपसे। तो ये हो गया, और एक इन वाली को देखो, जो मैं कह रहा था कि इन्होंने तो लिट्टी फिट्टी सब जगह से ही हटा दिया है, सनातनता धातवा, देखो ना ना इन्होंने वार्तिक में दिया ना वृत्ति में दिया, इनको देखो ये काश्यनेका चाम वक्तव्य, और नीचे भी नहीं है, और उन्होंने सीधी अगली पंक्ति दी आसकासुराम विधान ज्ञापका मत्स्य नित्यम, ये महेश सिंह कुशवाहा जी की है, जो मैंने बताया था, है उनका नाम लिया था, ये उनकी पुस्तक है, तो उसमें इस तरीके का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक में, और कौन सी, आगे बढ़ते हैं, ये जो है ईश्वर चंद्र कृष्ण जी हैं, आपके हरियाणा में रहते हैं, न जाने पंजाब में रहते हैं, मुझे कोई बता रहे थे, हाँ ये बता रहे थे अपने, कौन, अच्छा एक छात्र थे आप में से ही, वो बता रहे थे, पता नहीं आज जुड़े हैं कि नहीं। तो उन्होंने तो इस तरीके से ही लिखा है इसको, हाँ इधर आ जाओ, पीछे होगा, इन्होंने दिया है काश्यनेका चाम वक्तव्य, और इन्होंने भी कुछ भी ध्यान नहीं दिया, उसको लिट्टी को उसके साथ घसीट दिया है, लिट्टी आसकासुराम, जबकि यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा देना चाहिए था, तो थोड़ा अच्छा रहता है, संपादन का कार्य भी थोड़ा
ऐसा कार्य है कि हमें बहुत सारी पुस्तकों से मिलकर करना चाहिए। एक ये सूर्य नारायण शुक्ल जी बहुत फेमस विद्वान थे काशी के, उनकी पुस्तक में इस तरीके का पाठ दिया है, आयादयार धातु के बाद आगे चलिए, काश्यने का चाम वक्तव्य, इन्होंने भी यथावत रख दिया है। मतलब ये विद्वान का ऐसा कार्य नहीं है, ये जो है संपादक और ये होते हैं ना प्रेस वाले, वो जल्दी से बस छाप देते हैं, विद्वान का उस पर नाम लिख देते हैं ना कि किताब कैसे भी जल्दी बिक जाए उस विद्वान के नाम से, तो ये उस टाइप की ये किताब है। तो क्योंकि सूर्य नारायण शुक्ल जी इस प्रकार से नहीं कर सकते थे, हम उनके वेद से परिचित, तो कभी कभार ये गड़बड़ कर देते हैं बीच में। तो अच्छा आगे चलते हैं, भैमी व्याख्याकार का, चलो उसका भी देख लीजिए लगे हाथों। उन्होंने जो पाठ दिया है उन्होंने इस तरीके से दिया है, ठीक है, ये भी तरीका याद है यार धातु का। देखिए यहाँ पर देखिए, इन्होंने दे दिया है कास्य नेका चाम वक्तव्य लिटी, मतलब वार्तिक के साथ पढ़ दिया है। तो वार्तिक के साथ पढ़ना भी कोई ऐसा नहीं है वह भी सही, लेकिन उस वार्तिक कार्य का ऐसा बताने का स्वारस्य नहीं रहता, इसलिए लिटी को नीचे वृत्ति में रखना ज्यादा अच्छा है, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वक्तव्य वाच्यम वार्तिक तो यहीं तक बस समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता उसमें। इस प्रकार वार्तिकों की प्रकृति होती है ना, ऐसे प्रतिषेधो वाच्य वगैरह ये सब। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये इनका देख लेते हैं गोविंदाचार्य जी का। गोविंदाचार्य जी मित्रों बहुत अच्छे विद्वान रहे, अगर विगत वर्ष जो है वो कोरोना में बेचारे गुजर गए, क्या करें। बहुत अच्छा अच्छा इन्होंने कार्य किया, इनको हम सदैव स्मरण करते हैं। सिद्धांत कौमुदी पर पूरी टीका लिखती है हिंदी में, और गोविंदाचार्य जी छात्रों तो के वार्तिक में लिटि का ग्रहण किए हैं। है? गोविंदाचार्य जी तो वार्तिक में लिटि पद है। हाँ उनके वार्तिक में क्या है, लिट्टी वार्तिक में ही दे दिया है। चलो ये भी मैंने कहा वार्तिक में भी देना सही है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा है उसको वृत्ति में लिखा जाए, जैसे मैंने कई आपको उदाहरण बताई। क्योंकि वार्तिक तो आपने देखा होगा ना, वाच्यम और यही इनसे ही समाप्त हो जाते हैं ज्यादातर, वक्तव्य। वक्तव्यम यहीं तक रहते हैं, उसके बाद कोई चीज जोड़ना का मतलब है कि नहीं जोड़ना है हमें ऐसा। एक ये मित्र एक बहुत पुरानी प्रेस थी, निर्णय सागर प्रेस, जब ये गीता प्रेस और चौखंबा पंखा और औखंबाई इनका नाम नहीं था, नामो निशान नहीं था, तब की ये प्रेस है आपकी। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं ये लोग, निर्णय सागर प्रेस से है, इन्होंने तो काश अनेका चाम वक्तव्य, अच्छा यहीं से गलती हुई, क्योंकि ये सबसे पहली प्रेस थी, इसमें जो पाठ है या फिर इससे पहला पाठ कहीं मिलता है तो कलकत्ता के एक हैं जीवानंद विद्यासागर, उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी का संपादन किया है, वो थोड़ा पुराना है इससे। तो इन्होंने भी यहाँ पर देख रहे हो ना, संपादक कार ने कासने का चाम वक्तव्य इसे यहाँ पर घसीट दिया, इसलिए बाद वाले सब लोग गलती करते चले। ये थोड़ा शुरुआत वाली किताब है, हम थोड़ा एक दाक्षिणात्य संस्करण को और देखते हैं जो हमारे पास है। मैथिल संस्करण भी हमारे पास यहाँ पर एक पुस्तक है उसमें रखी है भैया, उसको भी देख लेंगे, पहले उस दाक्षिणात्य संस्करण को देख लेते हैं। ये है वो, इन्होंने क्या लिखा है, बिल्कुल सही, दाक्षिणात्य संस्करण में वही पाठ है जो कि हमने जिसका आश्रय लिया हुआ है। काशने का चाम वक्तव्य वार्तिक है, उसके बाद जो है फुल स्टॉप लगा के लिट्टी लिख दिया है, वार्तिक बस यहीं तक है, और लिट्टी लिख करके फिर फुल स्टॉप दिया है, फिर आगे की पंक्ति कही है। ये दाक्षिणात्य संस्करण है, लक्ष्मी नरसिंहम जी ने इसका ये किया था संपादन कार्य। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार के विविध पाठ हैं इसको लेकर के। मित्रों मेरा इनको दर्शाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि मैं आपको सही से ये दर्शन करा सकूं इस सब चीज के, कि क्या कैसे पाठ है और कितने सारी चीजें रहती हैं, है ना। हालांकि वार्तिक में जुड़ने से कोई गलती नहीं, लेकिन थोड़ा स्वारस्य नहीं वैसा वार्तिककार का रहता है, अतः उसे वृत्ति में लिखें और फुल स्टॉप जरूर लगाएं। फुल स्टॉप लगा करके तब आगे की पंक्ति जो लिखी है कासने आम वक्तव्य इति आम विधान ज्ञापका, तो उस पंक्ति को कहें, ये कहने का तात्पर्य। अभी इस कुछ हमारे पास ऑफलाइन भी पुस्तकें हैं जो कि यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे काफी सारी टीका है, खैर इतनी दिखाना ये पर्याप्त है मुझे लगता है, और दो चार छूट भी गई तो उनमें भी लगभग ऐसी ही बात है, उससे ज्यादा कहाँ तक ये कहें। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं जहां पर अब चल रही थे बात। तो चलिए, हमारे यहाँ चिंतन चल रहा था कि लिट्टी पद को कहाँ होना चाहिए,
अब मुझे लगता है कि आप लोग यदि इस तरीके से पढ़ोगे पढ़ाओगे तो एक बहुत अच्छी परंपरा बनेगी, है ना। और लोग अब विचार करेंगे कि अच्छा, लघु सिद्धांत कौमुदी के इतने संस्करणों में इतने भी भेद हैं, और इनके और कुछ तो भेद ऐसे हैं मित्रों, मैंने पर एक शोध प्रबंध भी लिखा कि जिनके थोड़ा आगे पीछे करने से कुछ का कुछ भी हो सकता है, तो उनको भी ध्यान में दिया जाए। ये तो कोई खैर ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन ये जानना आवश्यक है कि लिट्टी पद वास्तविक कहाँ होना चाहिए, इसका विवेक। आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश जी, आपने देखा ना ये सब, आप आप भी स्वस्थ परंपरा को आगे बढ़ाएं कि देखो, हमें कोई भी, चाहे वो दक्षिण परंपरा का ग्रंथ है, चाहे उदीच उधर उत्तर परंपरा का ग्रंथ है, और चाहे वो मतलब कहीं का भी, चाहे तो बंगाल का संस्करण है, हमें कैसे भी, हमें किसी के भी प्रति ये नहीं करना है कि द्वेष भाव इत्यादि किसी भी चीज को। अरे, सबको मिलजुल करके पढ़ना पढ़ाना है और ज्ञान की स्वस्थ परंपरा का विकास करना है, ठीक है। क्योंकि इतने सब विद्वानों के, इतनी सब चीजों के रहते हुए एक अच्छी चीज निर्णीत होती है, हमें इसको लेकर के चलना चाहिए। केवल ये नहीं मानना चाहिए कि नहीं, ये जो मैंने लिखा है यही अकाट्य सत्य है, इससे आगे कोई सत्यता है नहीं। अरे भैया, सबको देख लो, सब लोग कुछ ना कुछ सत्य ही लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अब क्या है, ठीक है, आम विधान कर लिया हमने, आम विधान कर लिया, तो अब ये प्रश्न होता है, तो हमारे आम होने पर स्थिति ऐसी हो गई, गोपाय आम। अब आम जब विधान कर लिया, भैया आम का सीजन अब समाप्त होता जा रहा है, आप देख ही रहे, और ये आम प्रत्यय है, ठीक है। हाँ, मैंने इस बार आम बहुत खाए, मुझे चौसा और लंगड़ा, दो प्रकार के आम बहुत प्रसिद्ध है, वाह जी वाह। अच्छे लगते हैं, प्रसिद्ध नहीं मतलब मुझे अच्छे लगते हैं ना, ये है तो प्रसिद्ध ही है, तो ये खूब खाए, मैं अभी भी आम खाता हूँ रोजाना, ठीक है। और देवप्रयाग में मिल भी रहे हैं। और एक छोटा होता है पेड़ का पका हुआ टपका, वो थोड़ा और भी अच्छा रहता है, उसमें केवल रस रस है ना, सही रूप में रसालह वह है, उसमें रस ही रस मिलता है, वो जो है पकाया, वो पेड़ से ही पकता है और अपने आप गिरता है, ठीक है, इधर बहुत मिलता है। तो ये आम प्रत्यय से थोड़ा आम ध्यान आ गई है ना। चलो, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आम का जो ये मकार है, ये संज्ञक क्यों नहीं होता, क्योंकि आपने तो हलंत्यम में नियम बनाया हुआ है कि उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होंगे वो संज्ञक हो जाएंगे। उपदेश क्या है, आदि उच्चारण उपदेश है, आम यह आदि उच्चारण ही है, तो उपदेश होने के कारण यहाँ पर मकार की संज्ञा होनी चाहिए, हल भी है, ये संज्ञा क्यों नहीं होता, तो उसका उत्तर दिया इस पंक्ति से। आपके मूल पंक्ति यहाँ पर एक दी है कि आस्कासुराम विधानात् मत्स्य नेत्र, कि जैसे आस्कासुराम, इसका अर्थ है, पैसे समझेंगे कि आसकासो मतलब आस धातो हो कास धातो, आम विधानात् अर्थात आम प्रत्यय विधानात्, आम प्रत्यय योजनात्, अर्थात आस धातु से और कास धातु से जो आम प्रत्यय का विधान किया है, उससे ये पता चलता है कि मत्स्य नेत्वम के मकार की संज्ञा नहीं होगी। कैसे भैया, समझे नहीं कि आस और कास धातु से आम प्रत्यय के विधान से हमें कैसे पता चलेगा कि मकार की संज्ञा नहीं होती है। तो ये ऐसे पता चलेगा, तनक इधर ध्यान दें, कि जैसे देखिए आपकी ये आस धातु है और एक धातु है आपकी कास, ठीक है। अभी आप इन्हें धातुओं को आगे पढ़ोगे, हैं, अभी आप समझ रहे हैं, श्रद्धा भक्ति से मान लें कि धातु है, एक आस धातु, एक कास धातु। आस धातु और कास धातु से जो आम का विधान किया, इनसे भी आम होता है, ठीक है ना। कास धातु से तो आम का विधान आप यहाँ देख ही रहे हो, कास से नेकाच आम वक्तव्य, कास धातु से देखो विधान किया गया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आस धातु से भी विधान किया गया है, किसका, आम का। तो आम प्रत्यय विधान से क्या होता है, ये पता चलता है कि इसके मकार की संज्ञा मत करो, नहीं तो कास धातु से और आस धातु से आम प्रत्यय करने का कोई फल ही नहीं दिखाई देगा।
आम प्रत्यय करने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, कोई फल ही नहीं दिखाई देगा। आप ऐसे देखिए, जैसे आस धातु है, एक कास धातु है। हम मान लेते हैं, चलो आप पीछे पड़ गए हो कि आम के मकार की संज्ञा हलंत्यम से कर डालो। हालांकि सिद्धांत पक्षी है कि नहीं होती है, लेकिन चलो तुस्य तू दुर्जन न्याय एक होता है। चलो किसी की बात रखने के लिए कह देते हैं कि चलो तुम्हारी बात ठीक है, मान लेते हैं कि आम के मकार की संज्ञा होती है। ऐसा तुम मानते हो ना, तो देखो कितनी सारी हानियां हैं कि आपने आस धातु या फिर कहें कास धातु से आम प्रत्यय किया। अब मकार की संज्ञा होने से आम प्रत्यय मित हो गया। आम प्रत्यय क्या हो गया? मित। मित होने से अब ये क्या होगा? अंत्य अच से परे बैठेगा, मिदचुन्त्यात् परः। इसके कारण ये जो मित होते हैं वो ऐसे प्रत्यय अंत्य अच के बाद बैठते हैं। तो आप मुझे बताएं, आस में अंत्य अच और कास में अंत्य अच कौन है? अरे एक ही अच है ना, वही आदि अंत सब कुछ है व्यपदेशी बद न्याय से। तो ये उसी के जस्ट बाद बैठ जाएगा आम। तो हमने देखो सेकंड स्टेप में देखिए आम को वहीं बैठाया है। एक तो आस का आ लिख दिया और फिर आम प्रत्यय है ये, और उसके बाद में सकार को इधर कर दिया, बीच में घुसेड़ दिया ये आम प्रत्यय, और मकार को इसलिए रेड कर दिया है भैया कि वो अब चला जाएगा अपने, मतलब उसको एक संज्ञा मान लिए हो ना, तो वो चला जाएगा। अब वो चला जाएगा तो इन दो आ को मिलकर के एक आ बन जाएगा, और ये सकार को यथावत लिख देना यहां। तो आम प्रत्यय करने पर भी आस धातु से आस रहा, आस ही शेष रहा, कोई अंतर नहीं पड़ा। ऐसे ही आप कास में देखिए, कास से यदि आप आम प्रत्यय करोगे तो अंत्य से परे बैठेगा, तो मतलब का के आ के बाद में ये आम का आ आएगा, और ये मकार की संज्ञा तो हो ही जाती है, और का आ दोनों को मिला करके इन दोनों में कर देना सवर्ण दीर्घ, तो एक ही का बन जाएगा, और इस सकार को यथावत रख लेना, तो कास का कास रहा। अब आप मुझे बताइए कि आम प्रत्यय लगाने पर कास और आस से कोई अंतर आया? कास और आस पहले भी है और कास और आस से बाद में भी बना वही का वही। क्योंकि आपने आम प्रत्यय को मित मान लिया। मित मान लेने से क्या होगा? मित मानने का यह होगा कि वो अंत्य से परे बैठेगा। अंत्य से परे बैठेगा तो कास और आस में यदि वो अंत्य से परे बैठ गया तो यहां पर कोई फर्क ही पड़ने वाला नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कि आम हुआ भी था या नहीं हुआ था। मतलब आम निष्फल हो जाएगा आम प्रत्यय करना कास और आस धातु से। अतः हम इससे अनुमान लगाते हैं कि भैया कास और आस से आम किया गया है, और यहां पर किया गया आम निष्फल नहीं है, वहां पर भी फल है। इसलिए आम के मकार की संज्ञा मत करो। आम की जब आप मकार की संज्ञा नहीं करोगे तो अंत्य से परे नहीं बैठेगा जी। अब वो अंत्य से परे नहीं बैठेगा। अब वो कहां बैठेगा? कास प्लस आम अब यहां बैठेगा, क्योंकि प्रत्यय है तो प्रत्यय परश्चेष नियम से अपने प्रकृति के जस्ट बाद में बैठ जाएगा, और आस प्लस आम यहां बैठ जाएगा। समझे ना? तो अब आप समझ गए होंगे कि मकार की संज्ञा क्यों नहीं होती है। क्योंकि मकार की संज्ञा यदि आम प्रत्यय के कर ली जाए तो आस कास धातुओं से जो आम विधान किया गया है वो निरर्थक हो जाता। आम प्रत्यय करने का कोई प्रयोजन नहीं होता, क्योंकि मित होने से वो बीच में बैठता मिदचुन्त्यात् परः की सहायता से। लेकिन जब मकार की संज्ञा नहीं है तो बाद में बैठेगा। तो हम पता करते हैं इससे कि मत्स्य नेत्व मकार की संज्ञा मत कर। तो एक तो ये कारण बताया है लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने, तो क्यास कासुराम विधानात् मत्स्य नेत्व, मकार की संज्ञा क्यों नहीं होती है कि आस और कास धातु से जो आम विधान किया गया, नहीं तो आम न करने से या करने से वहां कोई अंतर नहीं पड़ता। तो अब क्या होगा मित्रों? जो आम होगा वो मित नहीं है। मित नहीं है तो अब तो वो हमेशा बाद में बैठेगा। तो इसलिए कि देखिए आप गोपाई के बाद में बैठा है कि नहीं आम प्रत्यय परश्चेष नियम से? नहीं तो क्या होता, यहां पर भी बेचारा वो कहां बैठता? अंत्य से परे। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अनेकाच धातुओं में अंत्य से परे बैठे तो बैठे रहे।
लेकिन जिस धातु में एक ही अच है, जैसे कास और आस, वहां अंतर पड़ेगा। वो अंतर क्या पड़ता वो मैंने आपको बता दिया कि वो वही के वही बचेंगे, कास का कास ही बचेगा, आस का आस ही बचेगा। तो इससे हम ये एक एक हमने समाधान जान लिया कि आस और कास धातु से आम विधान करना इस बात को ज्ञापित करता है कि आम के मकार की संज्ञा नहीं होती है। एक बात समझ में आ गई। और आपके भाष्यकार ने तो और भी कुछ बातें कही हैं मित्रों, यहाँ पर मैं उनकी एक बात बता दूंगा बस, क्योंकि थोड़ा सा अब यहाँ संदर्भ आ ही गया है। तो उनका कहना है कि आम जो है ना, ये कास आने का आम वक्तव्य है, तो आम जो है अदंत है। आम प्रत्यय अदंत है का मतलब भाष्यकार ये मानते हैं, एक उन्होंने ये भी पक्ष दिया है कि आम प्रत्यय ऐसा है जी अदंत, और उसके लास्ट में जो अकार है वो अनुनासिक है। उस आकार के अनुनासिक होने से उपदेश अनुनासिक सूत्र द्वारा उस आकार की संज्ञा हो गई, आकार की संज्ञा हो गई, तो आम कैसा बचा, ऐसा हलंत। अब क्या है, ये वाला जो फर्स्ट वाला आम जो अदंत था, ये उपदेश अवस्था में था ऐसा, क्योंकि पाणिनि जी ने साक्षात ऐसा ही उच्चारण किया है, या फिर तो वार्तिकार ने ऐसा उच्चारण किया है, आम अदंत। लेकिन बाद में सूत्र के लगने के बाद अब वो हलंत बच गया, ये सेकंड अवस्था है, अतः ये उपदेशा अवस्था नहीं। तो यहाँ पर उपदेश अवस्था नहीं होने के कारण हलंतिम सूत्र से मकार संज्ञा नहीं करता। तो भाष्यकार ने क्या 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 क्या, क्या कहा कि आमो अदंतम, आम जो है अदंत है। अदंत होने से क्या होगा, इसके एक पूरी कारिका है भाष्यकार ये संकलित की है कि अदंतत्वात्, उसके अदंत होने से मकार की संज्ञा नहीं होती है। तो खैर आप कोई सा भी पक्ष समझ लें, या तो भाष्यकार का या फिर ये जो बताया लक्ष्य सिद्धांत कौमुदीकार ने के आस कासोराम विधानात् मत्स्य नेत्वम, तो मकार की संज्ञा नहीं होती है कुल मिलाकर के आम प्रत्यय की। ठीक है भैया, बहुत खुशी की बात है, मकार की संज्ञा नहीं हुई। अब क्या करें, तो अब सुनिए आगे की प्रक्रिया। मकार की संज्ञा नहीं हुई तो आपकी स्थिति अभी तक क्या है, गोपाय आम और लिट, यहां तक स्थिति बनी ना। अब आप सूत्र लगा लीजिए इसमें, अतोलोप। अतोलोप क्या करता है, आर धातु को उपदेश से यद अदंतम, आर धातु के उपदेश काल में जो अदंत होगा, तस्य अतोलोप, उसके आकार का लोप हो जाएगा। तो अब ये बात बताइए, आर धातु के उपदेश काल में गोपाय में जो आय है वो अदंत है, मैंने बताया ना, गोपाय में यकार में आकार रहता है, तो गोपाय क्या है, अदंत है। तो अदंत होने से क्या होगा, आर धातु के उपदेश काले यद अदंतम तस्य तो लोप, उस आकार का लोप हो जाएगा। क्या परे होना चाहिए, आर धातुक परे होना चाहिए, आर धातु के। तो ये दूसरा आम प्रत्यय है, ये आर धातु के, आर धातुक परे है, तो गोपाय के यकार के आकार का हो जाएगा लोप। ठीक है, तो यकार का लोप आकार का लोप हो जाने के बाद स्थिति क्या बनेगी, गोपाय आम। क्या स्थिति बन गई मनीष जी, गोपाय आम। यकार को हल कर लेना, ठीक है, क्योंकि यकार के आकार का लोप कर दिया अतोलोपा के बाद। जी, प्रक्रिया को याद रखेंगे। गोपाय आम लिट, ऐसी स्थिति हो गई। अब आप एक आगे कल सूत्र पढ़ोगे, आम, वो सूत्र क्या करता है, आम से परे लुक करता है, तो इसलिए यहाँ पर लिट का उसने सूत्र ने लुक कर दिया, बेचारा डिलीट हो गया लिट, तो स्थिति बन जाएगी गोपायाम। अब गोपायाम यहां तक की स्थिति बन चुकी है, आगे की अब पूरी क्या प्रक्रिया रहती है, इसके लिए अब आप पढ़ोगे 2-3 दिन बाद। ठीक है, यहां तक आज आपने पढ़ा, इसके बाद आपका कुछ अवकाश कर दे रहे हैं, हमारे कुछ मित्रगणों के कुछ एग्जाम वगैरह भी है, हमें भी थोड़ा कहीं की यात्रा करनी है, तो इसलिए आप जो है अब इससे आगे का पाठ जो है पढ़ोगे 1-2 दिन की छुट्टी के बाद। तो जब तक इतना तैयार रखिएगा, यहां तक हमने अभी आधी प्रक्रिया बताई लिट लकार की, अभी आधी प्रक्रिया और बाकी है, इसको अच्छे से तैयार कर दीजिएगा तब तक। ठीक है, तो आपको जो यदि कुछ पूछना हो, आज के पाठ में सूत्र बहुत थे, अतः हमने इतने ही सूत्रों का व्याख्यान कर पाया, कुछ यदि सूत्र का अंश नहीं समझ में आया होते उसे पूछ सकते हैं, कुछ बात नहीं समझ में आई उसे फिर कह सकते हैं उसे। इसके बाद हम पाठ का करेंगे समापन।
ठीक है। गुरु जी नमस्कार। हाँ हाँ बोलिए। ये जो आस और कास जो आपने बताया, मित संज्ञा जो कर रहा है नहीं की जिन्होंने मित ये मकार का जो लोप नहीं किया, तो ये आस और कास अभी तो अपनी धातु अनेकाच हुई गुरु जी, गोपाय। नहीं, गोपाय धातु तो अनेकाच है, वहां दिक्कत नहीं है। वहां तो यदि आम मित होने से अंत में भी बैठ जाएगा, नहीं दिक्कत है। जी जी लेकिन आस और कास धातु जहां एक ही अच है, आस में एक अच है, कास में एक अच है, जी जी और आम को यदि मित मानते हो कि वो मकार की उसकी संज्ञा हो गई है, तो वो अंत से परे बैठेगा, मतलब का के आ के बाद में बैठेगा, का के आ के बाद में बैठ जाएगा। कौन? आम का केवल आ बैठेगा, मकार की संज्ञा करके उड़ा देना, और का के आ के साथ उस आम के आ का सवर्ण दीर्घ कर दिए, तो तब भी कास का कास ही रहा। तो जी जी कास करने पर वो कास है, वो मतलब कास से आम प्रत्यय करने पर भी वो कास है, और नहीं करने पर भी कास था, तो आम प्रत्यय किया क्यों? अर्थात मित करने का इसका मतलब कोई फल नहीं है आस और कास धातु से। लेकिन आस और कास धातु से पाणिनि जी या फिर कहे वार्तिककार इसका विधान करते हैं आम प्रत्यय का। इससे पता चलता है कि इसको मित मत मानिए, ठीक है ना। जी जी, गोपाय में भी नहीं माना जाएगा ये अब अनेकाच। अब जो है मित नहीं माना जाएगा, तो अब ये सोचा जाए कि फाइनली स्टेज तो कहाँ होगा फिर ये कास धातु और आस धातु से। तो हमने बता दिया प्रत्यय परस्य के नियम के अनुसार पर में कास बैठ। प्लस आम, आस प्लस आम, उनसे पर बाद में होगा, वो मित नहीं है, मकार की संज्ञक नहीं है, ठीक। ठीक है ना। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छे। तो ठीक है, अभी आप सुनते रहे इस पाठ को लगातार। मैंने कहा ना, अब यहाँ से अब ट्रैक बदल रहा है, यहाँ से आप बहुत सारा ज्ञान अब सीख जाओगे, बहुत सारी चीज अब आपको आने वाली है। तो तिगंत के पाठ में अब आप देख रहे हो, आप आगे बढ़ते जा रहे हो लगातार। तो ठीक है, और कोई पूछेंगे? नहीं, अब समापन करते हैं, ठीक है, समय हो गया है। तो चलिए फिर है कर देते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणाम गुरु जी, शुभ रात्रि। महादेव महादेव। प्रणमामि।